एवरीवन, वेलकम टू द वेदिकोज यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट अध्याय ऑफ द अष्टांग हृदय, डैट इज आयुष कामीय अध्याय। ये जो अध्याय है ये 10 to 12 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी में आता है, जिसमें से MCQ भी आ सकता है, SQ भी आ सकता है और LAQ भी आ सकता है। तो ये जो फर्स्ट अध्याय है ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अध्याय है, क्योंकि इसके ऊपर इसमें बहुत सारे दोषों के बारे में बहुत सारा बताया है, धातु के बारे में, मल के बारे में। ये ना सिर्फ इसमें ही इम्पॉर्टेंट है, क्रिया शरीर में, दैट इज फिजियोलॉजी जो हम पढ़ेंगे तो उसमें भी ये उसका भी ये बेस बनाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो हम चालू करते हैं आज का ये अध्याय। तो आज का जो हमारा अध्याय है ये है आयुष कामीय अध्याय। तो आयुष कामीय अध्याय का मतलब क्या होता है? आयुष कामीय मीन्स डिज़ायर फॉर द लॉन्ग लाइफ। जब ये इंसान हमारे जो मनुष्य प्रजाति है ये किसका डिज़ायर रखती है? लॉन्ग लाइफ, लंबी उम्र का डिज़ायर रखती है। तो हमें अगर हमारी लंबी उम्र चाहिए तो हमें क्या क्या किस किस चीज़ों का पालन करना चाहिए, या फिर किस किस चीज़ों का हमें नॉलेज होना चाहिए, तो ये इस अध्याय में बताया गया है। तो पहले है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब जो अपने आचार्य वाग्भट थे जिन्होंने अपनी अष्टांग हृदय लिखी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सैल्यूटेशन दिया। पहले उन्होंने नमन करा। किसको नमन करा? सैल्यूटेशन टू द यूनिक एंड रेयर फिजिशियन। उन्होंने रेयर फिजिशियन किसको लिया है? लॉर्ड धन्वंतरी को लिया है, हु हैज़ डिस्ट्रॉयड विदाउट एनी रेसिड्यूज ऑल द डिसीजेस लाइक राग, लस्टर, एंगर, ग्रीड, विच आर कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद द बॉडी, which is spread all over the body, giving rise to the disease, delusion and restlessness। ये बोल रहे हैं मेरा उन वैद्यों को नमन है जिन्होंने क्या करा है? डिस्ट्रॉय करा है अपने डिसीजेस को जो अपने बॉडी में जाते हैं और अपने बॉडी को ख़राब करते हैं। तो उन्होंने क्या करा है? उस डिसीजेस को नष्ट किया है। वैसे वैद्यों को मेरा नमन। ये उन अपूर्व वैद्यों को क्या है? मेरा नमन है। ऐसा हमारे आचार्य वाग्भट बोल रहे हैं। देन सेकंड टॉपिक आता है पर्पज़ ऑफ लाइफ। तो इसेंशियल क्वालिटी टू लर्न आयुर्वेदा। हमारे जो लाइफ का पर्पज़ होता है, किसी भी इंसान के लाइफ का क्या पर्पज़ होता है कि वो चार चीज़ें को प्राप्त करे। तो पहला कौन सा है? धर्म, देन अर्थ, देन काम और देन मोक्ष। तो ये एक MCQ में आ सकता है कि पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है, मतलब ऐसे ऑप्शन दे के रखेंगे और कुछ एक चेंज कर देंगे, तो आपको वो पता होना चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। टू अचीव द पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है? धर्म। धर्म मीन्स अपन फॉलो करें द पाथ ऑफ राइटसनेस, मतलब हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना है, जो लोगों के हित के लिए है वही चीज़ें करनी है। देन अर्थ क्या है? अर्निंग मनी इन अ लीगल वे। हमें पता है कि आजकल क्या हो रहा है कि लोग अनलीगली भी पैसे कमा रहे हैं। तो लीगल वे में पैसे अगर हम कमाएंगे तो ही हमारा जो मन है वो शांत रह सकेगा। और अगर नहीं कमा रहे हैं तो हमें पता है कि हम रॉन्ग कर रहे हैं। देन काम मीन्स फुलफिल अवर डिज़ायर। अगर हमारे पास पैसा है तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पूरे डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकते हैं। देन मोक्ष मतलब अचीव साल्वेशन। तो एट द एंड किसी भी इंसान का अगर कोई एम है तो क्या है कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके। तो ये जो है चार हमारे पर्पज़ ऑफ लाइफ होते हैं। टू अचीव दिस पर्पज़ ऑफ लाइफ वन शुड कॉन्सेंट्रेट टू हैविंग अ लॉन्ग लाइफ। अगर अपन को धर्म भी करना है, अर्थ भी करना है, काम भी करना है और मोक्ष भी करना है, तो हमें क्या चाहिए? लॉन्ग लाइफ की ज़रूरत होगी है। गॉट इट? हमें क्या चाहिए? लॉन्ग लाइफ चाहिए। तो लॉन्ग लाइफ के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें टू लर्न दिस साइंस ऑफ आयुर्वेदा। हमें आयुर्वेदा को सीखना पड़ेगा, विच एक्सप्लेन हाउ टू अचीव द पर्पज़ ऑफ ओबीडियंस। विधेय इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आयुर्वेदा के जो सिद्धांत है या फिर आयुर्वेदा में जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो बताया गया है, तो वो हमें पता होना चाहिए, या फिर से तभी हम क्या कर सकेंगे? मोक्ष की प्राप्ति कर सकेंगे और अच्छी लाइफ जी सकेंगे, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को क्या करेंगे? प्राप्त कर सकेंगे। देन है ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा। तो ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा ये हमें MCQ में पूछा जाता है। तो MCQ में कहाँ पे पूछा जा सकता है? ये तो यहाँ पे भी पूछा जाता ही है, बट अपने जो संस्कृत का पेपर 2 है तो उसमें जो MCQ आता है
आयुर्वेद इतिहास का, तो उसमें भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देन इसमें क्या बोल रहा है कि ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा का ओरिजिन कैसे हुआ, तो ब्रह्मा स्मृत आयुषो वेद प्रजापति माजी ग्रहो सो अश्विनो तो सहस्त्राक्षत्रो सो अत्रिपुत्रादिक मुनीन अग्निवेशादि कासेतु पृथक तंत्रानि तेनेरे। ये श्लोक लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो है ये सीक्वेंस लर्न होना चाहिए। तो पहले है जो हमारे लॉर्ड ब्रह्मा थे, तो उनको क्या हुआ, आयुर्वेदा का रिमेंबर हुआ, उनको आयुर्वेदा का ज्ञान हुआ, फिर उन्होंने किसको दिया, अपने दक्ष प्रजापति को दिया। तो देन दक्ष प्रजापति ने किसको दिया, अश्विनी कुमार को दिया। ये जो अश्विनी कुमार है ये क्या थे, ट्विंस थे। देन उन्होंने अश्विनी कुमार ने किसको दिया, लॉर्ड इंद्र को दिया। फिर लॉर्ड इंद्र ने किसको दिया, आत्रेय पुनर्वसु को दिया। फिर आत्रेय पुनर्वसु ने किसको दिया, अग्निवेश और आत्रेय पुनर्वसु के क्या थे, 6 शिष्य थे। तो 6 शिष्यों में से पहला था अग्निवेश, देन हरित है, पाराशर है, बहुत सारे। तो उन्होंने 6 शिष्यों का क्या दिया, ज्ञान दिया। देन क्या है, फंडा ऑफ अष्टांग हृदय। फंडा मीन्स एम क्या है अपने अष्टांग हृदय लिखने का, तो आयुर्वेदिक जो टेक्स्ट थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड एंड डिफ़िकल्ट टू स्टडी थे। तो उसका जो इसेंस है, तो उसमें वो जो इसेंस है या फिर जो मेन टेक्स्ट है इजी वे में वो कहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, अष्टांग हृदय में, ठीक है। तो ये जो है मेन एम है अपने अष्टांग हृदय का। देन नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, दैट इज ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा। तो उसमें क्या है, काया, बाल, ग्रहो, उद्भंग, शल्य, दृष्टान, जरा, वृषाण, अष्टवाणी, तस्याहु चिकित्सा येषु संस्कृता। तो इसमें अगर क्वेश्चन की बात करें, मेन एम तो हमारा यही है ना कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे ये भी हमें देखना है, और आयुर्वेदा को अपन को अच्छे से समझना भी है। तो अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें से क्या आता है कि एमसीक्यू आ सकता है, कि ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि ब्रांचेस कितनी होती है या फिर कौन कौन सी दी होगी, तो उसमें से अपन को ऑड वाली निकालनी है। या फिर एसक्यू भी आ सकता है कि ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा के बारे में लिखो। तो उसमें जो है अपने आयुर्वेदा के कितने ब्रांचेस है, 8 ब्रांचेस है। तो 8 ब्रांचेस में कौन कौन सी ब्रांच है, तो पहले है काया चिकित्सा। काया चिकित्सा को अपन क्या, काया चिकित्सा मतलब क्या है, जनरल मेडिसिन। देन है बाल चिकित्सा। बाल चिकित्सा में पेडियाट्रिक्स मतलब बच्चों के चिकित्सा के बारे में। देन गृह चिकित्सा मतलब साइकेट्री। देन उद्वांग चिकित्सा मतलब ईएनटी के बारे में। देन शल्य चिकित्सा मीन्स सर्जरी। दमस्त्रा मीन्स टॉक्सिकोलॉजी। देन जरा मीन्स जेनेरेटिक। देन वृक्ष चिकित्सा मतलब एप्रोडियास्टिक्स थेरेपी। देन है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जो अपने क्रिया शरीर में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें है त्रिदोष। त्रिदोष सिद्धांत भी एक्सप्लेन करो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें से एमसीक्यू भी आ सकता है और एसक्यू भी आ सकता है। तो त्रिदोष क्या है, ये जैसे कि हम ये बोले कि अपनी जो बॉडी है तो उसमें बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं, मॉडर्न के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सेल होते हैं। सेल हमारी बॉडी को क्या करता है, सेल जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है अपने बॉडी का और फंक्शनल यूनिट होता है। तो वैसे ही अगर अपन आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो त्रिदोष जो है ये एक फंडामेंटल यूनिट्स है अपने बॉडी के, जो हमारी बॉडी को क्या करता है, हेल्दी स्टेट में भी रखते हैं। अगर इनमें विशेषण आ गए तो हमारी बॉडी को डिसीज भी कॉज हो सकता है, ठीक है। तो ये त्रिदोष कौन कौन से है, तो वायु, पित्त, कफश, चेती, त्रयो दोष समासतः विकृत अविकृत देह हंति ते वर्तयन्ति च। मतलब जो त्रिदोष है ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को बनाते हैं। वात, पित्त, कफ कौन कौन से है, वात, पित्त, कफ। तो ये जो तीनों दोष है अगर क्या रहते हैं, बैलेंस स्टेट में रहते हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने बॉडी को हेल्दी रखेंगे। अगर इम्बैलेंस स्टेट में रखते हैं तो क्या हो सकता है, डिसीज कॉज हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देन अगर हम त्रिदोष की बात करें, हाउ त्रिदोष आर स्प्रेड इन बॉडी एंड इन अ डे। तो ये जो त्रिदोष है ये अपने बॉडी में कहाँ कहाँ पे, मतलब इनकी लोकेशन क्या होती है। और अगर हम देखें आयुर्वेदा में तो ये क्या है, डे में डिफरेंट उसका प्रिडोमिनेंस रहेगा। देन रात में दूसरे दोष का रहेगा। तो जैसे हम देख रहे हैं कि इधर त्रिदोष प्रेजेंट इन ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी में ही रहता है। बट क्या हो कि देयर इज अ प्रेजेंस स्पेशली सीन इन अ पर्टिकुलर पार्ट्स। तो जो अपने दोष है, तीनों दोष, ये बॉडी में तो
प्रेजेंट रहते ही है, बट कहीं कहीं जगह पे क्या होता है, इनका प्रीडोमिनेंस होता है। तो प्रीडोमिनेंस कैसे होता है, तो जैसे अगर आपने आचार्य वाकभट जो है, इन्होंने बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहले जो है रीजन 1 कहाँ से है, शीर से लेकर अपने हृदय तक, चेस्ट रीजन तक है। देन रीजन 2 कहाँ से है, चेस्ट रीजन से लेकर अपने अम्बिलिकल रीजन तक। और देन क्या है, रीजन 3 कहाँ पर है, अपने अम्बिलिकल से लेकर अपने पैर तक, ठीक है। तो जो ऊपर का है रीजन 1, तो रीजन 1 में किस दोष का प्रीडोमिनेंस होता है, तो अपने कफ दोष का। देन चेस्ट रीजन में, चेस्ट और अम्बिलिकल रीजन 2 में क्या किसका होता है, पित्त का। और ये थर्ड रीजन जो है, इसमें क्या इसमें किसका होता है, वात दोष का। तो ये जो तीनों दोष है, इनका प्रीडोमिनेंस ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऐसे भी पता होना चाहिए। देन है बी, सिमिलरली अगर अपन इन पर्सन क्या करें, लाइफ, डे एंड नाइट और डाइजेशन का अगर पॉइंट ऑफ व्यू ले, या फिर ये जो पॉइंट्स कंसिडर करें, तो जो लाइफ का जो पहला काल होता है, पहले स्टेज होती है, मतलब बाल अवस्था अगर हम बोले, तो उसमें कफ दोष का प्रीडोमिनेंस होता है। देन सेकंड पार्ट में, मतलब अगर अपन तरुण अवस्था बोले, तो उसमें पित्त दोष डोमिनेट होता है। देन अगर अपन वृद्ध अवस्था बोले, तो उसमें किसका होता है, वात दोष का डोमिनेंस। सेम अगर अपन डे में ले, तो डे का जो पहला वाला काल होता है, तो उसमें कफ दोष डोमिनेंस होता है। देन बीच का अगर काल ले, दोपहर का, तो उसमें पित्त दोष होता है। देन थर्ड अगर काल ले, तो उसमें क्या होता है, वात दोष होता है। इसीलिए तो अगर अपन इवनिंग के टाइम पे अगर देखें, तो वो क्या है, होता है लेट ऑफ द डे, तो उसमें अगर हम देखें तो हमारा वात दोष बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है। तो इसलिए अपन बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं उस टाइम पे। अगर अपन सुबह के टाइम पे देखें, तो सुबह अगर जब उठते हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है, कफ दोष ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हमें भारीपन ऐसा वगैरह लगता है। दोपहर को अगर देखें, तो हमें क्या डाइजेशन की ज़रूरत होती है, तो डाइजेस्ट अगर अपन फूड खाया है, तो डाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए कि किस दोष का डोमिनेंस होता है, तो पित्त दोष का डोमिनेंस होता है। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये एमसीक्यू में आ सकता है। देन नाइट का भी हमें ऐसे ही है, और डाइजेशन का भी ऐसे ही है, ठीक है। देन आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही है ऐसे तो ये, बट अगर एमसीक्यू और एससीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा डीपली पूछा जाता है। और ये जो है एक तीर से दो निशाने लगेंगे तुम लोगों के। जैसे अपना ये जो है, ये इसमें भी है और अपने क्रिया शरीर में भी है। तो हमें ये मतलब आसानी होती है याद रखने के लिए। और एट द एंड, या फिर तुम जब 2-3 बार पढ़ोगे ना इसको, तो तुम लोगों को याद रखने की भी, अगर तुमको ऐसे भी याद ही रह जाएगा ये। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे का टॉपिक देखते हैं। तो उसमें क्या है, टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव फायर। तो टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव फायर क्या होती है, मतलब अपने अंदर जो होती है अग्नि होती है। तो अग्नि क्या करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। अपन अगर मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देखें, तो उसको डाइजेस्टिव फायर बोलेंगे। देन अगर आयुर्वेदिक टर्म से देखें, तो उसको क्या बोलेंगे, अपन अग्नि बोलेंगे। तो अग्नि अपने पास कितनी होती है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की अग्नि बताई है। तो उसमें है, उसका श्लोक भी है, तो श्लोक भी लर्न करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। देन 13वें विषम तीक्ष्ण मंद अग्नि समय समहा। तो ये क्या बोल रहा है कि जो अग्नि है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है, दोष से इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। तो उसके ही अकॉर्डिंग अपना एपिटाइट भी रहता है, अपनी भूख भी रहती है, और अपने डाइजेस्टिव पावर भी रहता है। तो पहले टाइप की अग्नि कौन सी है, विषम अग्नि। तो विषम अग्नि मतलब वात दोष से इन्फ्लुएंस होती है। मतलब कभी हमको बहुत ज़्यादा अग्नि बढ़ जाएंगी, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा कम ही हो जाएंगी। तो हमें क्या होगा कि समटाइम हमें बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, कभी कभी बहुत कम भूख लगेंगी, या फिर हम डाइजेस्टिव पावर कभी कभी बहुत ज़्यादा होगा, कभी कभी बहुत लो होगा। तो विषम मतलब फ्लक्चुएट करती है, ठीक है।
देन क्या है तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि किससे इन्फ्लुएंस है? पित्त दोष से। तो हमें पता ही है कि तीक्ष्ण अग्नि में और पित्त दोष तो मेनली रिस्पॉन्सिबल ही होता है फॉर द डाइजेशन। तो क्या है, तो ये जो है इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण अग्नि होती है। तो तीक्ष्ण अग्नि की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा डाइजेशन भी होता है और बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है। देन है मंद अग्नि। मंद अग्नि किससे इन्फ्लुएंस होती है? कफ से। तो ये जो है कफ दोष कैसा होता है? शीत होता है। तो इसकी वजह से जो है हमारा डाइजेशन भी बहुत लो रहता है और एपेटाइट भी बहुत लो रहता है। देन अगर है सम अग्नि, हमारे अंदर अगर तीनों दोष कैसे है? बैलेंस स्टेट में है, और वो भी अग्नि को कैसे रखता है? बैलेंस स्टेट में रखते हैं, तो उसको सम अग्नि। तो सम अग्नि क्या करती है? प्रॉपर एपेटाइट एंड डाइजेशन। तब हमें बहुत ज़्यादा प्रॉपरली भूख लगती है एंड हमें प्रॉपरली क्या होता है? हमारा डाइजेशन भी होता है। देन नेक्स्ट चैप्टर है टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। तो हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स है उसको अपन क्या बोलते हैं? अगर आयुर्वेदिक टर्म अगर बोले तो उसमें उसको क्या अपन बोलते हैं? कोष्ठ। कोष्ठ मीन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं अपने? तो वो भी किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? तो हमारे दोष से। मैंने क्या बोला है कि दोष जो है अपने बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है बॉडी के। तो दोष के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड होगा। अगर दोष इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो सब कुछ बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी हेल्दी है। अगर दोष में बिगाड़ आ गया तो हमारी जो बॉडी है वो भी बिगाड़ देगी और हमें क्या हो जाएगा? डिसीज़ हो जाएगा। देन तो ये जो है इसका भी श्लोक इम्पॉर्टेंट है, एसक्यू में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। ये तो इसमें अगर अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, तो हमारे कोष्ठक कितने टाइप्स के होते हैं? तो 3 टाइप्स के होते हैं, क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ और मध्य कोष्ठ। तो जो क्रूर कोष्ठ है तो वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? अपने वात दोष से इन्फ्लुएंस्ड है। तो अगर वात दोष से है तो अगर अपन देखेंगे अपने जो ये है क्रूर कोष्ठ, तो उसके लिए अपन को डाइजेशन के लिए कितना टाइम लगेगा? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बॉवेल और इवैक्यूएशन कैसा होगा? इरेगुलर होगा। देन मृदु कोष्ठ किससे इन्फ्लुएंस है? पित्त दोष से इन्फ्लुएंस है। तो इसके लिए अपन को डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा फास्टली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये जो है अपने जो बॉवेल्स है वो कैसे आएंगे? रेगुलर इवन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिल्क कॉज बॉवेल। मतलब अगर अपन सादा दूध भी पीते हैं तो भी हमको क्या हो जाएगा? बॉवेल्स आ जाएंगे, इसके इवैक्यूएशन हो जाएगा। तो ये है मृदु कोष्ठ की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। देन है मध्य कोष्ठ। तो मध्य कोष्ठ में क्या होगा कि त्रिदोष है, त्रिदोष से बैलेंस है। आपने जो त्रिदोष है उसको क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस बाय 3 दोषा। तो अभी 3 दोष समा अवस्था में है, तो ये तो बहुत ही अच्छी वाली बात है, ठीक है। तो हमारा जो कोष्ठ होगा वो कैसा होगा? बहुत ही अच्छा होगा। तो हमारा जो टाइम है डाइजेशन का वो एप्रोप्रिएट टाइम होगा और हमें बॉवेल्स भी कैसे आएंगे? रेगुलर बॉवेल्स आएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रकृति एंड बॉडी टाइप्स। मतलब प्रकृति बोलते हैं तो प्रकृति का एक बहुत ही डिटेल कॉन्सेप्ट है जो हमें क्रिया शरीर में बताया है। तो प्रकृति फॉर्म कैसे होती है, देन प्रकृति के टाइप्स कैसे होते हैं, तो इधर हम शॉर्टली देखेंगे। हमें जो डिटेल पढ़ना है वो हमें क्रिया शरीर में पढ़ना है, ठीक है। फिर भी मैं इधर आपको एक डिटेल ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमारी प्रकृति फॉर्म कैसे होती है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि प्रकृति फॉर्म कैसे होती है। तो प्रकृति फॉर्म होने के लिए हमें क्या होता है? एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन, जब कॉन्सेप्शन हो रहा होता है तो क्या होता है? जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो मेल गैमेट को क्या टर्म दी है आयुर्वेदा में? तो उसको बोलते हैं शुक्र, ठीक है। देन है ओवम। ओवम मतलब फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट को क्या बोला है? अपना शोणित बोला है। तो जब शुक्र और शोणित क्या होता है एक दूसरे को साथ मिलता है तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के टाइम तो फॉर्मेशन ऑफ गर्भ होता है। तो उस टाइम पे जब फॉर्मेशन ऑफ उस टाइम पे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गर्भ होता है, जिसमें जो उस टाइम पे जो दोष डोमिनेंट रहेगा तो उसके हिसाब से क्या बनेगी? प्रकृति बनेगी। डोमिनेंस ऑफ दोष एंड क्वालिटी ऑफ शुक्र एंड शोणित। तो क्वालिटी ऑफ शुक्र एंड शोणित के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही। देन दोष के डोमिनेंस के ऊपर भी क्या करेगा? डिपेंड करेगा। अगर एक दोष डोमिनेट है तो एक दोषज प्रकृति, जैसे कि वात इंडिविजुअली डोमिनेंट है तो वात प्रकृति, पित्त है तो पित्त प्रकृति, अगर
अगर कफ है तो क्या है, कफ प्रकृति बनेगी। बट कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है ना कि एक ही दोष डोमिनेंट हो, कभी वात के साथ पित्त भी डोमिनेंट हो सकता है, पित्त के साथ कफ भी डोमिनेंट होता है, वात के साथ कफ भी डोमिनेंट होता है। तो ये जो प्रकृति बनेगी वो कैसे बनेगी, द्विदोषज प्रकृति बनेगी, दो दोषों के इन्फ्लुएंस से बनी हुई प्रकृति। ठीक है, तो प्रकृति कितने टाइप्स की होती है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, त्रिदोषज और द्विदोषज प्रकृति। तो इधर हम सिर्फ उसका ओवरव्यू ले रहे हैं, इसलिए हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। जब हम क्रिया शरीर देखते हैं तो क्रिया शरीर में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है, फिर भी इधर से आपको तो समझ में आ ही गया होगा। तो पहला है वात प्रकृति। तो वात प्रकृति में बॉडी टाइप वात बॉडी टाइप होता है। देन पित्त में पित्त बॉडी टाइप, देन कफ में कफ बॉडी टाइप, त्रिदोष में त्रिदोष इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। तो एंड देन द्विदोषज में दो दोष का प्रीडोमिनेंस होता है, यह तो हमें पता ही है। ठीक है, देन वात दोष वाली जो प्रकृति है उसकी क्वालिटी कैसी होती है, वात प्रकृति वाले लोगों की क्वालिटी कैसी होती है, लो होती है। देन पित्त प्रकृति वाले की मॉडरेट होती है, कफ प्रकृति वाले की गुड होती है, और त्रिदोष वाले की समदोष इक्विलिब्रियम स्टेट में है भाई। देन क्या है, ये कैसे हो गए, समदोषज लोग हैं, तीनों दोष का इक्वल है, तो ये कैसे हो गए, बेस्ट हो गए। देन द्विदोषज है, ये नॉट गुड वाली प्रकृति होती है। ठीक है, देन अगर अपन देखें तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्वालिटीज़ ऑफ दोषा। ये अगर टॉपिक बताऊँ ना, मतलब दोष के बारे में यहाँ पे जितनी भी बातें हो रही है, ये जो फर्स्ट रहता है ये तुम्हारा बेसिक्स है पूरा आयुर्वेदा का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि क्वालिटीज़ अगर वात पित्त कफ की, तो ये तुमको कौन कौन से सब्जेक्ट में काम आएगा, तो पहले तो इसमें तो आ ही रहा है। देन क्या है अपने इसमें किसमें, क्रिया शरीर में भी, पदार्थ विज्ञान में भी, तो ये जो है और ये अपने संस्कृत में तो वाइवा में वगैरह सब पूछ ही लेता है। तो ये जो है पूरा तुम्हारा बेसिक्स है, तो ये तुमको मस्ट नो लर्न होना ही चाहिए। तो पहले क्या है, वात। तो वात जो है ये तो इसमें एसक्यू भी बन सकते हैं कि तीनों दोषों की क्वालिटी के बारे में बताओ। तो वात दोष का क्या है, वात दोष का श्लोक है, और ये श्लोक भी लर्न होना चाहिए। ठीक है, और इसमें लिखना होगा कि अष्टांग हृदय का श्लोक है ये, ऐसा अगर अपन ऐसा लिखता है ना, तो अगर अपन रेफरेंस मेंशन करते हैं तो जो इम्प्रेशन है अपने एग्जामिनर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ता है, तो मार्क्स अच्छे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो पहला है वात दोष। तो वात दोष का क्या है, तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म अनिलः। तो जो अपना वात दोष है वो कैसा होता है, ड्राई, लघु मतलब लाइट, शीत मतलब कोल्ड, खरा मतलब रफ, सूक्ष्म मतलब माइन्यूटनेस होती है इसमें, और देन चलो मतलब मूवमेंट होती है इसमें। ठीक है, तो वात दोष जो है, तो वात दोष की ये सारी प्रॉपर्टीज है। तो ये गुण कहाँ से आए, आप बोलेंगे ना कि ये गुण कहाँ से आएंगे, तो ये जो है अपन को पदार्थ विज्ञान में डिटेल में पढ़ने को मिलता है कि गुण वाला जो चैप्टर है ना, तो उसमें ये गुरवादी गुण, परादी गुण, सार्थक गुण, डिफरेंट टाइप्स के गुण होती है। तो अगर अपन को तो इस पे से पता ही चल जाता है कि रुक्ष मतलब ड्राई है, तो वात ऐसे रिलेट करने के कि वात ड्राई है। देन लघु मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है, शीत मतलब कोल्डनेस लाता है, देन खर मतलब रफ होता है, सूक्ष्म मतलब माइन्यूट होता है। अगर अपन ये श्लोक लर्न कर लेंगे ना, तो अपन को ये ऐसे ही भी लर्न रह जाता है कि रुक्ष है, लघु है, शीत है, खर है, सूक्ष्म अनिल है। ठीक है, तो हमें ये श्लोक ही लर्न करना है। देन नेक्स्ट देखते हैं पित्त दोष का क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। पित्त दोष में अगर देखें तो पहला क्या है, पित्त सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विस्त्रम सरम द्रवम। तो ये जो पित्त है ये सारी किसकी क्वालिटीज़ है, पित्त की क्वालिटीज़ है। तो पित्त कैसा होता है कि सस्नेह मतलब स्लाइटली ऑयली होता है। मतलब अगर अपन पित्त प्रकृति वाले अगर लोग इमेजिन करें, अगर अपन ऐसे पित्त प्रकृति जिनमें क्या था, पित्त दोष का डोमिनेंस था, वो पित्त प्रकृति वाले थे। ठीक है, तो पित्त प्रकृति वाले अगर इंसान की बात करें तो उसमें उनमें क्या क्या दिखेगा, ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं। या फिर पित्त की क्वालिटीज़ क्या क्या होती है, तो स्लाइटली ऑयली, उन लोगों के ऊपर स्लाइटली ऑयलीनेस होगी। ठीक है, देन क्या है तीक्ष्ण मतलब पियर्सिंग एंटरिंग इन अ डीप टिश्यू,
मतलब पियर्सिंग प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। देन उष्ण मीन्स हॉटनेस, लाइट, लघु मीन्स लाइटनेस, विश्रम मतलब बैड स्मेल। जो लोगों की पित्त प्रकृति होती है तो उनमें क्या आता है, बहुत ज़्यादा ये आती है, क्या बोलते हैं अपन, स्वेट। तो उनका क्या होता है, स्वेट का बहुत ज़्यादा बैड स्मेल होता है। देन सार हैविंग फ्लूइडिटी मूवमेंट, फ्लूइड मूवमेंट होती है। देन द्रव मीन्स लिक्विडिटी। देन है कफ दोष। तो कफ दोष कैसा होता है, कफ दोष की क्या क्या है क्वालिटीज़, तो स्निग्ध शीतो गुरु मंदश लक्षणों मृत्सन स्थिर कफः। तो स्निग्ध, स्निग्ध मीन्स ऑयली और अंक्शियस है। देन शीत मीन्स कोल्ड, गुरु मीन्स हेवी, मंद मीन्स माइल्ड और विस्कस। देन श्लक्षण मीन्स स्मूथ और क्लियर, मृत्सन मीन्स स्लिमी और जेली। देन स्थिर मीन्स इमोबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट था ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। देन सामने के जो टर्म्स है जैसे संसर्ग सन्निपात, तो ये इसमें से तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, और मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।